आपका क्या हेडिंग था? पहला हेडिंग क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश लिखा किसी समतलीय क्षेत्रफल, जैसे आपका कोई क्या समतल क्षेत्रफल है ए, ठीक है। समतलीय क्षेत्रफल जैसे ए में परिणाम के साथ साथ क्या भी हो, दिशा है। अब इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है इसमें, है ना। इसमें क्या मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड के साथ क्या होना चाहिए, इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो उसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। और इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए हमेशा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है, क्षेत्रफल सदिश को ये बता रहा है, क्षेत्रफल को तुम्हारा ये बता रहा है क्षेत्रफल को। ये क्षेत्रफल कैसी राशि होती है आपकी, सदिश राशि होती है। इसके ऊपर इसलिए क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया, ठीक है। फिर जो यह लिखा है ये बता रहा है यूनिट वेक्टर को, और यूनिट वेक्टर कैसा आपका है, परपेंडिकुलर है, इसलिए इस पे क्या लगा आपका कैप का। तो कैप बता रहा है, यूनिट वेक्टर बता रहा है, तो आपका सदिश है, इसका जो डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर है, ताकि लंबवत। जो अब ये 3D फिगर है, इसका जो डायरेक्शन ऐसे है एकदम, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपसे डायरेक्शन पूछेगा तो आप हमेशा जानिएगा जब क्षेत्रफल होता है तो उसको कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। वहाँ पे अपने हाथ ऐसे कर दीजिए, वैसे कर रख दीजिएगा, इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इधर समझिए इसका सीधे ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये आपका कोई क्षेत्रफल होगा तो उसके इस साइड में उसका डायरेक्शन 3D फिगर बना है, ठीक है। जो आपका गोला होता है, स्फीयर होता है, 3D होती है, न कि 2D होती है। तो आपका 3D फिगर, अब हम इस पे तो 3D दिखा नहीं पाएंगे, इसकी वजह से जो इसका डायरेक्शन आप कहेंगे बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी है सदिश राशि, सदिश राशि मींस वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा हेडिंग है घन कोण या सॉलिड एंगल। घन कोण या सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल होते क्या है, या किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, वाले क्षेत्रफल ना, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल तो गोले के केंद्र पर, ये ना पूरा गोला, गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है या जो कोण आंतरिक करता है उसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है घन कोण की, ठीक है। ये पूछा जाता है घन कोण क्या है, और इसी पे हम पूरा डेरिवेशन अपना सेट करेंगे। घास का क्रम निकालना होगा, इससे क्या पूरा निकालेंगे। जितनी पढ़नी आपको इस चैप्टर में साफ सब घन कोण पे हम सॉल्व करेंगे, ज्यादा फार्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक फार्मूला और लिख देंगे, ठीक है। जो हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से, ना कि डब्ल्यू से, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मात्रक पूछे जब क्या होता है आपका, स्टेरेडियन। डी ओमेगा बराबर आपका होता है डी अपान का आई स्क्वायर, या किसी बुक में ये भी लिखा है आपका डी ओमेगा इक्वल टू डी एस अपान का आई स्क्वायर, ऐसे भी लिखा है। तो यस बता रहा है सरफेस को ना, यस भी सरफेस को, विस्थापन नहीं, सरफेस को बता रहा है। और सरफेस क्या होता है, इसी का कुछ एरिया ही तो सरफेस, कहीं पर यस भी लिखा है, कंफ्यूज ना होएगा, हम ए लिख दिया, ठीक है। ए मींस एरिया, ठीक। अब डी ओमेगा बराबर आपका क्या होता है, डी ए बराबर आपका क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख देते हैं, डिनोट कर देते हैं, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इस क्षेत्रफल को इसलिए ए से लिखे, अब ये के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं। और 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिख दे, डी यहाँ पे, डी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए होंगे ना, बचा क्या, केवल ओमेगा 4 पाई आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा, ओमेगा बराबर 4 पाई। और मात्रक क्या होता है, इसकी रेडियन, ठीक है। या एक हम और लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर डी cos थीटा अपान का आर स्क्वायर, ठीक है। डी ओमेगा और डी cos थीटा अपान का आर स्क्वायर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी हम परमेय उनका सेट करेंगे, गॉस का तब इसका यूज करेंगे और साइड पे इसका यूज करेंगे, ठीक। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी cos थीटा अपान आर स्क्वायर,
cos थीटा बता रहा है कि जो आपका एंगल किस एंगल पे आपका घनकोण बन रहा है, ठीक है। और आर्क आप जानते क्या है, इसकी त्रिज्या है, इसकी घनकोण की सेंटर से यहाँ तक की क्या है आपकी त्रिज्या से। और फिर ड्यू ओमेगा पर क्या है घनकोण ही है। घनकोण कहाँ पे बनते हैं, सेंटर पे बनते हैं, किसी गोले के केंद्र पर बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं, किसी गोले के केंद्र पर बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं घनकोण कहते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन है। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंकित करता है उसी को क्या कहते हैं घनकोण कहते हैं। एक ही जगह कोई बताएगा किसी, ठीक है, ये आपका कोई मान लेते हैं पृष्ठ है, ठीक है बनाओ फिजिक्स एग्जाम्पल वैद्युत क्षेत्र में रखा हो स्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स तो है ना, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स उस वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, माप होती है, जो क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में से होकर कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, वैद्युत जो आपका वैद्युत क्षेत्र है ई, इस जो आपका क्या वैद्युत क्षेत्र ई है। अब वैद्युत क्षेत्र ई में से कितनी आपकी फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स रेखाएं आपकी गुजर रही है, पास कर रही, उसी को हम क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ये सारी जो लाइनें आपकी बनी है एक वैद्युत बल रेखाएं, पढ़िए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं कहाँ है, हाँ जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है, ठीक है, जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं ना, वो एक लचीदार डोरी की तरह शांत होती है, ठीक है, वो एक दूसरे के समांतर होती है, तो ये सारी क्या कहलाती है वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। एक दूसरे के समांतर होती है, तो ये सारी क्या कहलाती है वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। तो ये क्या, ये वैद्युत क्षेत्र में सारी रेखाएं क्या होती है खींची गई है। अब किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित या किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित तो काल्पनिक रेखाओं की संख्या क्या होती है, सारी माप होती है। अब ऐसा क्या खबड़ी आवत है यार, ठीक है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र अगर आपसे पूछे टोटल इसमें कितने वैद्युत फ्लक्स है तो कितना बताओगे आप, 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने वैद्युत फ्लक्स है ना, टोटल कितने वैद्युत फ्लक्स है 6 है। अब क्या अगर ऐसी लाइन ड्रा कर दी जाए, ऐसी लाइन ड्रा करें तो क्या वैद्युत फ्लक्स है नहीं है, क्योंकि क्या वैद्युत क्षेत्र से दूर जा रही है, और वैद्युत क्षेत्र से जब दूर जाएंगे तो उसको कहाँ वैद्युत क्षेत्र की गणना हम नहीं करते हैं। तो इसमें से कितनी लाइन पास होती है इसको क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे की कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, देखिए है ना समांतर, तो ये एक दूसरे को कभी काटने नहीं चाहिए, जो काट देंगे। और सारी कैसी रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, केवल इमेजिनरी लाइन होती है, उसमें भी लिखा है ये सारी कैसी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल में बहुत छोटा लंब क्षेत्रफल और क्या लिए दिए गए, ठीक है, उसी का हमको क्या निकालना है, इसमें से कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा, इसमें से कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो देखिए तथा इसे लिखिएगा, तथा रुक जाइए, तथा इसे फाई ई, इसको हम कहते हैं फाई और इसको कहते हैं ई। फाई मीन्स होता है फ्लक्स, ई मीन्स होता है क्या वैद्युत फ्लक्स, समझ पा रहे हैं। फाई मीन्स क्या होता है फ्लक्स, फाई क्यों डिनोट करता है फ्लक्स को, जो ई लगा है क्या होता है वैद्युत, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट कर रहा है, इससे क्या होता है इलेक्ट्रिक और उससे क्या होता है फ्लक्स, ठीक है। तथा इसे फाई से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, तथा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर आपका फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई इंटू ई डी ए कास थीटा, ये क्या है बता रहे जो नोट करिए, बताएंगे पूरा, घबराइए ना।
हो गया ना, ई डी ए cos थीटा, ई डी ए cos थीटा, क्लियर है ना। देखिए फाई बताया क्या, बाइजोस प्लस को बता रहा है, ठीक। और ये लिखा है, इसको कहते हैं इंटीग्रल, ठीक है। इसको कहते हैं समाकलन, हिंदी में कहते हैं समाकलन। और समाकलन का अर्थ होता है बहुत छोटी बड़ी चीजों को बहुत छोटी चीजों में क्या करते हैं, उसको समाहित कर लेते हैं। समाकलन का अर्थ होता है, 12th में पढ़ेंगे मैथ में, समाकलन के लिए बहुत बड़ा आपका इलेक्ट्रिक खर्च था। ये क्या है ना, इतना बड़ा सा है ना, और इसके बहुत छोटे से भाग का हम क्या करेंगे, अगर आप निकाल लेंगे तो पूरे भाग का क्या कर देंगे हम, अवकलन कर उस साइड समाकलन कर देंगे तो पूरे भाग का हमको क्या पता हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता हो जाएगा, ठीक। तो कितना बहुत छोटा एरिया थी, देखिए डी हम लिए थे ना, तो डी ई बता रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कर रहे हैं किसका, समाकलन हम कर रहे हैं किसका, ई के साथ, ठीक है। तो ई जो क्षेत्र में रखा है, और डी ए cos थीटा, डी मींस आपका बहुत लंब क्षेत्र पर अवयव लिए हैं, और cos थीटा किस एंगल पे हम इसको रखे हैं, छोटे अवयव को, वो बता रहा था cos थीटा। इसलिए फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई इनटू डी ए cos थीटा, ठीक है। आपको हो जाएगा, ठीक है। थीटा बराबर 1 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा तो यही, और डी ए लगा, ठीक है। या आप फार्मूला देखते रहिएगा, इसे तो लिखेंगे ई डी ए इज इक्वल टू, देखिएगा ई डी ए इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कितना, ई डी ए cos थीटा ना, ई डी ए cos थीटा, देखो अरे इसी के तो बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, ई डी ए cos थीटा। तो ई डी ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, फाई ई, पूरा गोला करिए, फाई ना ले सकते हैं। अब इसका हम क्या कर, इधर का क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं, समाकलन का सिंबल लगा दिए, समाकलन का सिंबल लगा दिए, ठीक है। क्या अंदर क्या बचेगा, ई डी ए cos थीटा, ठीक। ई आपका कांस्टेंट है, ई आपका कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा आपका ई फाई ई बराबर, ई को बाहर ले लेंगे, ठीक है, cos थीटा को बाहर ले लेते हैं, cos थीटा ना, cos थीटा होगा। अब जब समाकलन करें तो ये डी हट जाएगा, आपसे क्या बचेगा, ए cos थीटा केवल बचेगा, तब क्या बचेगा, फाई ई बराबर ई ए cos थीटा, ठीक है, ई ए cos थीटा। और यहाँ पे एक कंडीशन है लिखी, यहाँ पे पहला कंडीशन यह देखो, यदि थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, यदि थीटा बराबर 0 तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए cos 0 ना, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो कितना होगा, फाई ई बराबर ई इनटू का, दूसरा कंडीशन है यदि थीटा बराबर आपका 90, ठीक है, ये थीटा बराबर आपका 90 हो जाएगा, तो कितना जब फाई ई बराबर कितना, ई ए cos थीटा मींस 90 है, 90 हो जाएगा, और फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, ई ए इनटू का 0, तो फाई ई पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नोट, तो उसमें क्या बनेगा, तो कितना बनेगा वो हम वैल्यू रखिए, हम लोग निकालेंगे, ई की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू रखिए, बाद में तो पता हो जाएगा, ठीक, करके हम करेगा, ठीक। ई ए cos थीटा, ये होता है ना हमारा, चुप रहो, वैद्युत फ्लक्स ई बराबर क्या होता है, फाई बराबर ई ए cos थीटा, यहाँ से निकाल लेंगे, कहाँ निकला था, cos थीटा, क्लियर है ना। देखिए फाई बताया क्या, बाइजोस प्लस को बता रहा है, ठीक। और ये लिखा है, इसको कहते हैं इंटीग्रल, ठीक है। इसको कहते हैं समाकलन, हिंदी में कहते हैं समाकलन। और समाकलन का अर्थ होता है बहुत छोटी बड़ी चीजों को बहुत छोटी चीजों में क्या करते हैं, उसको समाहित कर लेते हैं। समाकलन का अर्थ होता है, 12th में पढ़ेंगे मैथ में, समाकलन के लिए बहुत बड़ा आपका इलेक्ट्रिक खर्च था। ये क्या है ना, इतना बड़ा सा है ना, और इसके बहुत छोटे से भाग का हम क्या करेंगे, अगर आप निकाल लेंगे तो पूरे भाग का क्या कर देंगे हम
अवकलन कर दूसरा समाकलन कर देंगे तो पूरे भाग का हमको क्या पता हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता हो जाएगा। ठीक, तो कितना बहुत छोटा एरिया था, देखिए डी हम लिए थे ना, तो डी ई बता रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कर रहे हैं किसका, समाकलन हम कर रहे हैं किसका, ई के साथ। ठीक है, तो ई जो क्षेत्र में रखा है और डी ए cos थीटा, डी ए cos थीटा, डी मींस आपका बहुत लंब क्षेत्र पर अवयव लिए हैं और cos थीटा किस एंगल पे हम इसको रखे हैं छोटे अवयव को, वो बता रहा था cos थीटा। इसलिए फार्मूला होता है फाई बराबर ई इनटू डी ए cos थीटा। ठीक है, आपको हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर 1 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा तो यही, और डी ए लगा, डी ए लगा। ठीक है, या आप फार्मूला देखते रहिएगा, इसे तो लिखेंगे ई डी ए इज इक्वल टू, देखिएगा ई डी ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, ई डी ए cos थीटा ना, ई डी ए cos थीटा देखो, अरे इसी के बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, ई डी ए cos थीटा। तो ई डी ए के स्थान में क्या ले सकते हैं, फाई ई, पूरा गोला करिए फाई ई, फाई ना ले सकते हैं। अब इसका हम क्या कर, इधर का क्या कहते हैं, समाकलन कीजिए, समाकलन का सिंबल लगा दिए, समाकलन का सिंबल लगा दिए। ठीक है, क्या अंदर क्या बचेगा, ई डी ए cos थीटा। ठीक, ई आपका कांस्टेंट है, ई आपका कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा आपका ई फाई ई बराबर, ई को बाहर ले लेंगे। ठीक है, cos थीटा को बाहर ले लेते हैं, cos थीटा ना, cos थीटा होगा। अब जब समाकलन करें तो ये डी हट जाएगा, आपसे क्या बचेगा, ए cos थीटा केवल बचेगा, तो आपका हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए cos थीटा। ठीक है, कि ए cos थीटा, और यहाँ पे एक कंडीशन है लिखी, यहाँ पे पहला कंडीशन यह देखो, यदि थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, यदि थीटा बराबर 0 तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए cos 0 ना, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो कितना बचेगा, फाई ई बराबर ई इनटू का। दूसरा कंडीशन है यदि थीटा बराबर आपका 90, ठीक है, ये थीटा बराबर आपका 90 हो जाएगा, तो कितना जब फाई ई बराबर कितना, ई ए cos थीटा मींस 90 है, 90 हो जाएगा, और फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, ई ए इनटू का 0, तो फाई पूरा कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, तो उसमें क्या बनेगा, तो कितना बनेगा वो हम वैल्यू रखिए, हम लोग निकालेंगे आपसे, ई की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू रखिए, बाद में पता हो जाएगा। ठीक, करके हम करेगा। ठीक, ई ए cos थीटा, ये होता है ना मात्रा, चुप रहो, वैद्युत फ्लक्स ई बराबर क्या होता है, फाई बराबर ई ए cos थीटा, यहाँ से निकाल लेंगे, कितना निकला था, ये cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमको क्या निकालना, पहले मात्रा निकालना है, तो फाई ई बराबर आपका कितना हो जाएगा, ई का मात्रा ना, यहाँ पे लिखिएगा ई का मात्रा, और फिर ये किसका लिखा है, एल का, ए का मात्रा ना, ए का मात्रा। अब वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रा क्या होता है, न्यूटन न्यूटन। और सोच लीजिए एक बार, ई बराबर एफ वन का क्यू। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रा हुआ है। अगर हम इसकी बीमा पूछें आपसे, बीमा अगर आपसे पूछें, ठीक है, तो ऊपर का ही मल्टीप्लाई, अगर नहीं अगर समझ पाते हैं तो ऐसे लिख दीजिए,
न्यूटन इंटू मीटर हाँ ऊपर स्क्वायर पर, ठीक है। या विभव देख लीजिए, अब न्यूटन जी में कितने होते हैं, तो बल की विभव कितनी होती है, एम एम टी की पावर -2 एल टी की पावर -2, ठीक। फिर क्या होता है आपका कूलाम होता है ना, कूलाम को हम लिखते हैं ए इंटू का टी से लिखते हैं, मीटर लिखा था रियल स्क्वायर ना, इतना जानता हूँ देखो, ठीक है। अब फिर देखिए यल में यहाँ पे है ना, ऐसे लिखिए एम एल की पावर 2 यहाँ पे एल की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक। फिर टी के पावर यहाँ पे -2 है, ऊपर जाएगी ना, जब माइनस तो माइनस से कितना है, टी की पावर -3 हो जाएगी और ए की पावर -1, ये तो बनेगी ना, इसका क्या है दिमाग। अगर इसका एम्पियर्स में देखिए, एम्पियर्स में देखिए क्या है, एम से क्या होता है किलोग्राम, मीटर क्यूब ना, सेकंड की पावर 3 इंटू ए से एम्पियर, ठीक है। आपका एम्पियर्स में मात्रा को नोट करेंगे।